करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण की। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक लग सकता है आपको, लेकिन ऑलवेज एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं हम किस टाइप का संसाधन कौन सा है। डायरेक्टली एग्जाम में उदाहरण पूछ लेते हैं, तो छोटे से टॉपिक के द्वारा हम हमारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं संसाधन कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, दो तरह के संसाधन आप देख सकते हैं, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, देखिए, मानव निर्मित संसाधन है जो मनुष्य अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करता है प्राकृतिक संसाधनों में और अपने अनुरूप ढाल देता है, वो संसाधन मानव निर्मित होंगे। जो नेचर में एज इट इज हैं और उनका यूज आप एज इट इज करते हो, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम, उपयोग आधारित है, एक होता है उत्पत्ति आधारित, एक होता है उपयोग की निरंतरता के आधार पर, और एक होता है संसाधनों के वितरण पर आधारित। उपयोग पर आधारित आप होते हैं, एक तो वास्तविक संसाधन, एक होता है आपके संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो एक वास्तविक संसाधन, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि संसाधन आप देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जो कि संभावित साधन ऐसे होते हैं जो कि भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे, अभी ये अवेलेबल नहीं है लेकिन इनकी संभावना है। ओके, उत्पत्ति आधारित अजैविक संसाधन जो अजैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज। जैविक संसाधन जो पौधे और जंतु आ गए इसमें। उपयोग की निरंतरता के आधार पर नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन है। अभी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, वो हम यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन के द्वारा स्टडी करेंगे। संसाधनों के वितरण पर आधारित, अगर एक ही जगह पे स्थित है तो उसे बोलेंगे आप स्थानिक। अगर सर्वव्यापक है, हर जगह आपको देखने को मिल जाती है, तो वो क्या होता है आपका सर्वव्यापक। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें मनुष्य, अगर देखें हम संसाधन, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये वो संसाधन है जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया है। प्रकृति में उपलब्ध कई पदार्थों को मनुष्य ने रूप परिवर्तित कर संसाधन का रूप दिया है, ये सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लौह अयस्क है और अन्य धातुओं के अयस्क है, बिना इसका रूप परिवर्तित किए ये उपयोगी संसाधन नहीं थे। जैसा अगर आप जैसे मिले हैं भूमि में, तब आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मानव ने अयस्कों में से धातु निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित की, तब इन अयस्कों से प्राप्त धातु संसाधन बन गई। तो कुछ न कुछ चेंजेस मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, तब वो कहलाएंगे आपके मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक संसाधन। जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को क्या कहा गया, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में कई संसाधनों को हम बिना किसी संशोधित किए सीधे ही प्रयोग में लाते हैं, जैसे वायु और जल है। अब इसमें आप कोई संशोधन थोड़ी ना करते हैं, जो वायु चल रही है उसे तो आप यूज करते हैं, जो जल आपको आ रहा है और उसे तो आप यूज करते हैं। ठीक है, ओके, कुछ प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग में लेने हेतु उनमें कुछ सुधार या संशोधन करना आवश्यक होता है। ठीक है, और जैसे आप जल को संशोधित कर सकते हैं, जैसे भूमिगत जल है, अगर कहीं पे उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा है तो आप प्यूरीफायर लगा के और लवणों को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे उनकी गुणवत्ता नेचुरल रूप में ज़्यादा है। ठीक, इमारती लकड़ी है, औषधियों में प्रयुक्त वनस्पतियाँ हैं, वन के उत्पाद हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो ये दो संसाधन हो गए। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे जो मेन संसाधन है आपके कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विवरण अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक होता है उपयोग पे आधारित। तो सबसे पहले हम उपयोग पे आधारित पढ़ें, तो एक होता है वास्तविक संसाधन। तो ये वो संसाधन है जो होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है आपको, और इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला है, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल है, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका संभावित संसाधन। ये वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो संभाव्य है, अभी आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लगा सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के संसाधन आएंगे। इस समय तो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है कि वह संभवतः इन संसाधनों का आसानी प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इन्हें डेवलप नहीं कर पाई है। आगे बढ़ते हैं। ओके, उत्पत्ति पे आधारित।
तो उत्पत्ति पर आधारित हमने दो तरह से देखे थे। अजैविक संसाधन, ये संसाधन कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान और खनिज, ये कैसे हैं, अजैविक संसाधन है। जबकि जैविक संसाधन ये सजीव होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। ठीक, ओके। अगला है उपयोग की निरंतरता के आधार पर, ये मेन इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। एक होता है नवीनीकरणीय, रीन्यूएबल रिसोर्सेस, ये ऐसे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। अगर आप इनका दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी गुणवत्ता में भी आपको हानि दिखाई देखने को मिलेगी। जैसे जल है, सौर है, पवन ऊर्जा है। देखिए, जब तक सूर्य है तब तक आपको सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, जब तक हवा चल रही है तब तक आपको पवन ऊर्जा मिलती रहेगी, जल भी है तब तक जलीय ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये संसाधन है और जिनकी आप पुनः उत्पन्न कर सकते हैं नष्ट होने पे। इनमें से कुछ तो असीमित है तथा उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य और पवन ऊर्जा। परंतु कुछ नवीनकरणीय संसाधन ऐसे हैं, जैसे जल की बात हुई, मृदा, वन, जिनका लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। ठीक, जैसे जल और वन, अगर आप इनका दोहन ज्यादा करेंगे तो एक विशिष्ट स्थान पे कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ओके, नवीनकरणीय साधन जिसे आप बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, तो ऐसे संसाधन है जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और जिनकी मात्रा सीमित होती है। जबकि नवीकरणीय संसाधनों की मात्रा कैसी थी, असीमित थी, और वो आप यूज करने के बाद में अगर वो खत्म हो जाते हैं तो वो वापस से उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सीमित है और बहुत लंबे अंतराल के बाद भी उत्पन्न होते हैं। ये एक बेसिक सा अंतर है इनका। इनके भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद में उनके पुनः उत्पन्न होने में हजारों सालों, लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव की जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अतः इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, पेट्रोलियम हुआ, ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, आपको असीमित मात्रा में नहीं होते, सीमित मात्रा में होते हैं और बहुत लंबा समय लगता है इनके तैयार होने में। ओके, तो चलिए अगला है हमारा वितरण आधारित। तो वितरण में हमने पढ़ा था, एक तो होता है सर्वव्यापक, जो आपको सभी जगह मिल जाते हैं, जैसे वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो ये सर्वव्यापी है, हर जगह आपको मिल जाएगी। अगर आप रेगिस्तान में जा रहे हैं तब आपको वायु मिल जाएगी, जल में अगर है तो वहाँ पे आपको ओशियन ब्रीज मिल जाएगी, कहीं भी है, किसी भी कोने में है तो वातावरण के अगर प्लानिट पे तब आपको हवा मिल जाएगी। लेकिन स्थानिक ऐसे संसाधन है जो किसी निश्चित स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क है। अब तांबा और लौह अयस्क है, यहाँ पर कोई भी धातु आपको मिल रही है, पेट्रोल कहीं मिल रहा है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहीं भी मिल रही है, तो हर जगह नहीं मिलेगी, आपको एक विशिष्ट स्थान पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ने हैं व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व आधारित देखते हैं, बेस्ड ऑन ओनरशिप पे। तो ऐसे संसाधन होते हैं जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले वो सरकार को लगान देते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, शहरों में लोग भूखंड, घरों और अन्य संपत्ति के स्वामी होते हैं। ये संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर आप किसान हैं तो किसान के पास जो भूमि होगी, उसकी खुद की भूमि होगी, वो कैसी है, उसका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, वो कैसा संसाधन है, उसका व्यक्तिगत संसाधन है। अगर आपके पास में शहर में कोई प्लॉट है तो कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, आपका खुद का संसाधन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की सामेलात भूमि होती है, जो गांव में सभी लोग साथ में यूज कर सकते हैं उसे। ठीक है, सभी की है वो, चारण भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं, खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं और ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये सामुदायिक होते हैं, यानी कि पूरी कम्युनिटी उनका यूज कर पाएगी। ओके, एक होते हैं आपके राष्ट्रीय संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन कैसे होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। तो
तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन कैसे राष्ट्रीय हैं। देश के सरकारों को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, अगर किसी का व्यक्तिगत संसाधन है और जैसे मान लीजिए ये आपके प्लॉट है और यहाँ से होके उन्हें सड़क निकालनी है, तो आपके प्लॉट को अधिकृत करके वहां पे भी आपके व्यक्तिगत संसाधनों को वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि, 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र पर इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जहां तक आपका राज्य या फिर देश है उसकी सारी भूमि, और देश से 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र यानी कि 19.2 किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र वो एक स्पेसिफिक देश के पास में जो होता है वो उसका कैसा है, राष्ट्र का संसाधन है। ओके, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उन्हें नियंत्रित करके रखती हैं। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको कि 12 तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का हास कैसे हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे इससे कई प्रकार की हानियां आपको होती हैं। तो ये संसाधनों के बारे में डिस्कशन है और हानियां आपको पता है। संसाधनों का हास, तो देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत उपयोग है वो आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान गति से दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह की जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व, यहाँ पर सतत विकास सही अर्थों में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा होता है। सतत अस्तित्व यानी कि सारी जो स्पीसीज है उनका अस्तित्व हमारे साथ बना रहना जरूरी होता है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गए हैं, जैसे भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत क्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है या फिर भूमि निम्नीकरण है। ठीक है, विभिन्न संसाधनों का निरंतर ह्रास हो रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ये हमारा अभी क्या था, जितने भी संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर संसाधनों की बात करें हम तो संसाधनों में हमने पढ़ा उनका दोहन की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जैसे वनीय संसाधन है, एक होता है आपके जलीय संसाधन है, यहाँ पर आपकी जीवाश्म संसाधन है। इनका किस तरह से दोहन हो रहा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके दूसरे संसाधन है, अन्य संसाधन, जैसे मान लीजिए अन्य प्राकृतिक संसाधन मान लीजिए जिसमें आपके सारे सम्मिलित रूप से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे वनीय संसाधन है, अगर आप किसी स्थान पे कोई कॉलोनी बसाना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश करके अगर आप वहाँ पे कॉलोनी बसा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है वो वनीय संसाधनों का दोहन हो रहा है। जलीय संसाधन है, जल में जाने वाले जो भी जहाज हैं उनके द्वारा जो परत छोड़ी जाती है जलीय परत, वहाँ उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, मछलियां रहती हैं, जो भी उनके पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, उनका क्या होता है, हानिकारक इफेक्ट पड़ता है। तो जलीय संसाधनों पे हानिकारक इफेक्ट है। ओके, जीवाश्म संसाधन है, अगर हम अत्यधिक मात्रा में इनका यूज करेंगे तो ये भी एक दिन कैसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म क्या देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक जो ऑटोमोबाइल चलाने की ट्राई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में और भी दूसरी स्पीसीज हैं, जैविक या फिर कोई अजैविक पदार्थ है, अगर हम उन्हें अनलिमिटेड मात्रा में यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका दोहन कर रहे हैं तो वो क्या है, संसाधनों का दोहन है, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें जो विकास करना है वो कैसे करना है, सतत विकास करना है। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का यूज कर पाए। ओके गाइस, तो ये था हमारा संसाधनों को लेके एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि मोस्टली एग्जाम में आते हैं अनवीनीकरणीय और एक होता है नवीनीकरणीय, इन संसाधनों के एग्जाम्पल पूछते हैं। तो नवीनीकरणीय में कौन कौन से थे, आपके जलीय संसाधन है, वायु है,
ठीक है, वन है। जबकि अनवीनीकरण में कौन कौन से आ गए आपके, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ठीक है, तो मोस्टली एग्जाम में यहाँ से पूछते हैं, कोई से भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोयला कौन सा संसाधन है, अनवीनीकरणीय या फिर नवीनीकरणीय, तो ये आपको जो अंतर है वो पता होना चाहिए। आई होप गाइस संसाधनों का वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।